सामने ख़वातीन और हज़रात, वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ थॉट बिहाइंड थिंग्स। आज हमारे साथ मौजूद एक बहुत ही खास मेहमान जो कि प्रोफेशनली एक एनर्जी रिसर्चर हैं और साथ ही इंटरनेशनल रिलेशंस को देखते हैं। बट ही हैज़ अ कोर फोकस ऑन सिस्टम्स, ऑन हाउ आप किस तरीके से डिफरेंट कंपनीज में, डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस में, डिफरेंट कंट्रीज के अंदर आप सिस्टम्स बनाते हैं, चलाते हैं और उसको आप सबसे ज़्यादा एफिशिएंटली किस तरीके से पोटेंशियली चला सकते हैं। रिसेंटली इन्होंने एक बड़ा इंटरेस्टिंग थ्रेड किया ऑन पाकिस्तान एंड पाकिस्तानी सिस्टम, एंड अगर उसको साइंटिफिकली आप ब्रेक डाउन करें तो वो सिस्टम किस तरह परफॉर्म कर रहा है और आने वाले वक्त में पोटेंशियली कैसे परफॉर्म करेगा। आजकल जाहिर है हम पाकिस्तान में ऑलरेडी देख रहे हैं इन अ टाइम ऑफ अनसर्टेनिटी कि प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आने वाले वक्त में पोटेंशियली क्या होगा, अच्छा होगा, बुरा होगा। अगेन आप किसी पार्टी के साथ हैं या नहीं है, एट द एंड ऑफ द डे एवरीबडी इज कंसर्न्ड अबाउट पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में क्या होगा और हमारी इंडिविजुअल लाइव्स के साथ क्या होगा। And so I wanted to have a non-partisan, sort of holistic, scientific discussion on, पाकिस्तान का जो ओवरऑल निज़ाम है, वो आने वाले वक्त में किस तरफ इवॉल्व करता है। हमारे साथ मौजूद हैं सईद आफरीदी साहब। सर, थैंक यू सो मच फॉर बीइंग पार्ट ऑफ द शो। You're welcome. Thank you. सईद भाई, आई वांट टू स्टार्ट ऑफ, थोड़ा सा मैं समझना चाहूँगा इस वक्त जो आप ओवरऑल पाकिस्तान के निज़ाम और पाकिस्तान के सिस्टम को देख रहे हैं, हाउ वुड यू डिफाइन इट? इस वक्त क्या हो रहा है पाकिस्तान के अंदर? In terms of defining पाकिस्तान का जो निज़ाम है, जिस निज़ाम के तहत पाकिस्तान की हुकूमत चलती है, आपकी इकोनॉमी चलती है, तकरीबन गवर्नेंस के तमाम तर इशूज़ जो हैं, आपका ये निज़ाम है वो कॉलोनियल है, ठीक है। इट्स अ लेगेसी ऑफ द ब्रिटिश कॉलोनी, और उसका डिज़ाइन जो जिन्होंने किया था वो ये ज़हन में रख के किया था कि हमने यहाँ से रिसोर्सेज को एक्सट्रैक्ट करना है, और उस एक्सट्रैक्शन के लिए और उस एक्सट्रैक्शन को डिफेंड करने के लिए हमें जो कुछ भी करना पड़ेगा हम करेंगे विद इन रीजन इन टर्म्स ऑफ कॉस्ट। अब उसके लिए अगर आपने मुकामी लोगों को बगावत से रोकना है तो उनको क्या क्या दिया जाए जिसकी वजह से वो हो जाए, और क्या स्ट्रक्चर्स आपके होने चाहिए ताकि कॉलोनी गवर्न हो, रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट हो और हमें उससे फायदा। बेशतर लोग ये बात करते हैं और कहते हैं कि जी हमारा निज़ाम काम नहीं कर रहा, तो मेरा उनसे इख्तलाफ होता है इस बात कि ये बात नहीं है कि हमारा निज़ाम काम नहीं कर रहा, हमारा निज़ाम एक्चुअली बहुत अच्छे तरीके से काम कर रहा है। जिस काम के लिए उसे डिज़ाइन किया गया था, उसकी तख्लीक की गई थी, वो काम कर रहा है, बहुत अच्छे तरीके से कर रहा है। मसला ये है कि आप एक कॉलोनियल निज़ाम से एक इंडिपेंडेंट कंट्री की एस्पिरेशंस पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते हैं आपकी फलाह बहबूद, निज़ाम आपने एक ऐसा रखा हुआ है या आप एक ऐसा निज़ाम परपेचुएट कर रहे हैं जिसमें आपकी फलाह बहबूद जो है वो बाय प्रोडक्ट है, इट्स नॉट द मेन प्रोडक्ट। मेन प्रोडक्ट इज एक्सट्रैक्शन। उस एक्सट्रैक्शन के लिए अगर आपकी हेल्थ अच्छी होनी चाहिए तो चलें हम आपके लिए अस्पतालों का भी खर्चा करेंगे, आपकी पढ़ाई होनी चाहिए तो आप पढ़ाई पे भी खर्चा कर देंगे, मगर आपकी फलाह बहबूद जो है वो कभी प्रायोरिटी नहीं होगी। प्रायोरिटी विल बी द एक्सट्रैक्शन। फर्क ये है कि एक्सट्रैक्टर्स जो हैं वो आपके चेंज हो गए, ठीक है, और वो एक्सट्रैक्शन के लिए जो अथॉरिटी एक्सरसाइज करनी थी वो चेंज हो गई, ठीक है। पहले क्राउन होता था, अब आपके अथॉरिटेरियन जो स्ट्राटा पहले होती थी जिसको हम एस्टैब्लिशमेंट कहते हैं, अब तो आई थिंक ऐसे नहज पे पहुंच गए कि एस्टैब्लिशमेंट इज इक्वल्स आर्मी नाउ, क्योंकि the agency that the bureaucracy used to have, others used to have, is now very, very little. तो would you say कि जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपकी मेन स्ट्रीम पीपल्स पार्टी PMLN, या आपके लेट्स से जो रेंट सीकिंग ग्रुप्स हैं, शुगर माफिया, लैंड माफिया, सो ऑन एंड सो फोर्थ, वो भी अब मतलब they're also not in the same league as what you would say, quote unquote, establishment or the military? नहीं देखें, Would you put the military at the top? no, the authoritarian systems जो होते हैं उनमें यूजुअली इट्स अ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस जो अथॉरिटी को एक्सरसाइज कर रहे होते हैं, ठीक है। अगर आप प्योर एब्सोल्यूटिस्ट मोनार्की में भी हो तो ठीक है, वो डिवाइन राइट होता है किंग का सारा कुछ करना है, एंड व्हाटएवर ही डज ही हैज गॉड ऑन हिज साइड, मगर इन रियलिटी 3-4 इंस्टीट्यूशंस की जरूरत होती है जिनका कॉन्फिडेंस इन द एबिलिटी ऑफ द किंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, वरना किंग्स डाई, ठीक है ना, sometimes very interesting deaths. तो अगर figurehead आपका जो भी हो, it's usually a group of institutions that are doing it.
अब उसमें प्राइमेसी किसी एक की हो सकती है, ठीक। और पाकिस्तान में द ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, ठीक है, द ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस या द ग्रुप ऑफ पीपल आप कर लें विद इन इंस्टीट्यूशंस जो अथॉरिटेरियन निज़ाम को चलाते हैं, उनमें प्राइमेसी जो है वो आर्मी की। और पिछले आप ये कर लें कि 2-2.5 सालों में आर्मी ने फिर स्लोली बाकी सबको सेटिसाइड करके एक लीडिंग रोल नहीं, एक कंप्लीट डिक्टेटोरियल रोल ले लिया विद इन द अथॉरिटेरियन regime, क्योंकि पाकिस्तान हैज ऑलवेज बीन अ competitive अथॉरिटेरियन regime, ठीक है। आपके यहाँ इंस्टीट्यूशंस थे दैट वर competing, आपका लेजिस्लेशन, आपका लेजिस्लेटर था, आपकी जुडिशरी थी, मीडिया, आपका एग्जीक्यूटिव काफी हद तक, जब whether that was under military or direct military or indirect didn't matter, मगर ये institutions हैं आपके, और इनके नीचे within these categories जो institutions हैं, they were competitive, jostling थी, negotiations required थी, ठीक। अब आप एक ऐसे पॉइंट पे आ गए जहाँ पे negotiations बहुत कम है, जो आपका प्राइमरी इंस्टीट्यूशन है या आपकी जो आर्मी है वो इट्स डिक्टेटिंग व्हाट नीड्स टू बी डन। एंड अगर कोई इंस्टीट्यूशन जो है वो उनकी ख्वाहिश के मुताबिक काम नहीं करना चाहता, तो फिर उस इंस्टीट्यूशन का और फौज के साथ उनका साधन होता है। और ये इसमें कोई अच्छे बुरे वाली बात नहीं है, ठीक है। ये बात नहीं है कि एक जो है वो बहुत पैट्रियोटिक है और दूसरा जो है वो पैट्रियोटिक नहीं है। ये इंस्टीट्यूशंस का आपस में कंपटीशन होता है। अथॉरिटेरियन रिजीम्स में ये हमेशा होता है, ठीक, कंपेटिटिव अथॉरिटेरियन रिजीम्स में। जब ये कंपटीशन गायब हो जाता है, जिन वजूहात की वजह से भी हो, तो वो फिर एब्सोल्यूटिस्ट अथॉरिटेरियन रिजीम्स बन जाती है। तो पाकिस्तान का इशू ये है कि हम हमेशा से एक कंपेटिटिव अथॉरिटेरियन रिजीम थी। अथॉरिटी वो चाहे एक सिविलियन एक्सरसाइज कर रहा हो या मिलिट्री का बंदा एक्सरसाइज कर रहा हो, मगर इट्स अ कंपेटिटिव अथॉरिटेरियन रिजीम। लेबल हम उसको डेमोक्रेसी का कभी कभार दे देते हैं बिकॉज यू नो वो अच्छा लगता है ना, मगर इफेक्टिवली आप एक कॉलोनियल निज़ाम चला रहे हैं जिसमें यू नीडेड एन अथॉरिटेरियन फिगर, a set of institutions serving under an authoritarian figure. आपने नाम चेंज कर दिया, you are now a democracy. The system itself is the same. So उसके रिजल्ट्स भी वही आ रहे हैं, और जो तसादम है वो भी इसीलिए आ रहा है कि every now and then वो कंपटीशन या ज़्यादा होता है या कम होता है। जब वो कम हो जाता है तो फिर अथॉरिटेरियन जो है, जो प्राइमरी अथॉरिटी है, वो अपने आप को मुसलत करने की कोशिश करती है, इसके पुश बैक होता है, एंड यू हैव दिस साइकिल। तो दिस इज द रीजन व्हाई वी आर एक्सपीरियंसिंग दिस येट अगेन। Right, makes sense. Ahmed Zubair साहब से मेरी बात हुई. He was previously the chief economist at the Planning Commission, and he spoke about this idea of an incoming third republic, and he basically said कि जी, the way that he sees Pakistan, it's 1947 to 1971 as the first republic that essentially inherited the British system. In 1973, Pakistan theoretically created a new system, in lieu of the constitution and so on and so forth, and some reforms that came in. And he believes that system right now, we're not nearing the end of the original 1947 system, but rather nearing the end of the 1973 system or cycle. और इसका आउटकम एक ही है, और वो ये है कि एट सम पॉइंट द एंटायरिटी ऑफ एवरीथिंग हैज टू implode before we come in together and redefine a social contract जिसको हम एक थर्ड रिपब्लिक की फॉर्म में एक्सेप्ट करेंगे, राइट। पोस्ट बांग्लादेश हमने दूसरा हो गया. What I want to understand is, but first of all, based on what you just mentioned, कि 1973 में अगर एक कॉन्स्टिट्यूशन आया, एक रेवोल्यूशनरी किस्म की एक पार्टी आई, बड़ी पावर के साथ आई, और जो हिस्टोरिकली अथॉरिटेरियन इंस्टीट्यूशन या फिगर्स थी, they had to retreat for a bit, right, because of 1971 का जो आपका सारा का सारा था. And so there was this golden opportunity where you were designing a new system. Why did we fail in creating a better system at that time?
आप लोगों ने पाकिस्तानी स्टॉक मार्केट तो देखी होगी, इट इज राइट नाउ ऑन एन ऑल टाइम हाई। मैंने कुछ अर्सा पहले अपनी वीडियो के अंदर बताया था कि पाकिस्तान की इकोनॉमी अप एंड डाउन हो रही है, लेकिन स्टॉक मार्केट इज गोइंग टू करेक्ट इटसेल्फ, इट इज गोइंग टू गिव यू ग्रेट रिटर्न्स। और आज हमने वो होता हुआ भी देख लिया। बट स्टिल अगर हम डॉलर में देखें तो स्टॉक मार्केट अभी भी डिस्काउंट में है। अब जाहिर है आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे होंगे कि यार स्टॉक मार्केट में पैसा तो बनाना है, समझ भी आ गई है, लेकिन कैसे बनाया जाए। तो आई हैव ग्रेट न्यूज़ फॉर यू, बिकॉज सरमाया ने अपनी नई प्रोडक्ट ज़र बाय सरमाया लॉन्च की है, जहां पर आप अपनी तमाम इन्वेस्टमेंट्स को ट्रैक कर सकते हैं, चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स इन स्टॉक्स हों, फिजिकल करेंसीज हों, म्यूचुअल फंड्स हों या गोल्ड हों। और अगर आपने अभी तक अपनी इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट नहीं की और आपको ये सब कुछ बहुत कॉम्प्लिकेटेड लगता है, तो यू कैन ऑल्सो चेक आउट द ट्रेनिंग्स बाय सरमाया। उसमें वो स्टार्टर्स के लिए कैपिटल मार्केट्स की ट्रेनिंग देते हैं, जिसमें आपको एक्जैक्टली समझ आएगा कि ये सब कुछ काम किस तरह करता है और कौन सी सही चीज है जिसमें आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड फॉर दोज जो कि इन्वेस्टमेंट्स कर चुके हैं लेकिन उनको लॉसेस हुए हैं, दे कैन टेक द टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, जहां पर वो आपको एक्सपर्ट टेक्निक्स बताएंगे कि किस तरीके से आपने इंश्योर करना है कि आपका लॉस मिनिमल हो और आपके रिटर्न्स मैक्सिमम हो। सो चेक आउट ज़र बाय सरमाया एंड द ट्रेनिंग्स इन द लिंक डाउन बिलो। हैप्पी इन्वेस्टिंग। देखिए, जब आप 1969 से 1973 तक के अरसे का मुताला करते हैं तो आपकी बात सही है कि there was an opportunity. There was an opportunity. You first under martial law administration, whether that was Yahya or Bhutto, and then during the collaborative efforts in order to finalize a constitution. तो वो भी तकरीबन डेढ़ एक साल. It was an opportunity, yes. मगर ये आप certainly कह सकते हैं कि हमने अपॉर्चुनिटी अवेल नहीं की, ठीक, मगर लूज भी नहीं की. ये नहीं हुआ कि क्योंकि हमने उस अपॉर्चुनिटी से फायदा नहीं उठाया तो हमें नुकसान हो गया. हमें नुकसान इसलिए नहीं हुआ कि हमने उससे अपॉर्चुनिटी से फायदा एक रीडिजाइन के लिए नहीं किया. हमें नुकसान जो हुआ बहुत नुकसान हुआ, ठीक है. 1973 में जो हमने किया उसकी वजह से हमें बहुत ज्यादा नुकसान हुआ. और उस नुकसान की वजह यह है कि जो 1935 इंडिया एक्ट और बर्मा एक्ट की चीजें काम करती थी, हमने उनको भी डिसफंक्शनल कर दिया, ठीक है. मसलन अभी आप ये देख रहे हैं, अभी जो सारा कुछ हो रहा है, ये पहले भी हमने देखा था जब पीपल्स पार्टी जो थी ज़ावला के बाद, जब पीपल्स पार्टी री इमर्ज हुई थी एज a main contender to the military. So we went through the same process at the moment. Or initially, Benazir decided, "Gee, this is not a fight worth fighting. So let's talk, let's come to an agreement, let's compromise." And different people have different opinions on it, but mine is that that's pretty much where the downfall started with regards to her particular party. Okay, because it opened the gateway to compromises, and by the 40 odd years later, you now have the People's Party basically fronting for the military. So those are compromises that need not be made, but there were. आप दोबारा उसी juncture पे आ गए, and chances are that you're actually going to make those same compromises. Just a new entity, a different entity, but will make those compromises because they're easy to do. Okay? They're easy to do and they're easy to sell. 1973 में जो आपने मेजर गलतियां की थी, वो थी सिस्टम में इंस्टीट्यूशनल इंडिपेंडेंस के बारे में, खास तौर पे ब्यूरोक्रेसी. Even with all the things that went wrong before that, I mean, literally, the country tore itself apart. But you had a bureaucracy that was functional. It was independent of the executive in many ways. Okay? It was an institution that made the executive competitive in a authoritarian regime. Okay? Bureaucracy के बल पे आपकी कैबिनेट और आपका प्राइम मिनिस्टर जो था, वो लेजिस्लेटर से भी लड़ सकता था, ठीक है. वो जुडिशरी के आगे भी खड़ा हो सकता था, और वो जो अथॉरिटेरियन, जो बैकिंग अथॉरिटेरियन था, द मिलिट्री, उससे भी लड़ सकता था.
रिजल्ट उसका जो भी निकले, मगर दैट वाज द बेस। 73 के कॉन्स्टिट्यूशन में आपने ब्यूरोक्रेसी को एग्जीक्यूटिव के मातहत कर, no longer had an independent bureaucracy, which for an executive that comes from the legislature, आप डायरेक्ट इलेक्ट नहीं करते प्राइम मिनिस्टर को, which meant कि आप फिर लेजिस्लेचर के अंदर आ गए। नॉमिनली है जी, इंडिपेंडेंस नॉमिनल है आपकी, पर इन प्रैक्टिकल टर्म्स योर लेजिस्लेटर and whoever controls the legislator, this is another thing that you have to keep in mind, whether that's a political head or whether it's the military, but whoever controls the legislature controls the bureaucracy. ठीक है, bureaucracy आपकी 1973 के आइन के बाद से was no longer serving Pakistan, it was serving the legislature. आपके MNAs, आपके MPAs, आपकी जो कैबिनेट है, उसकी खुशनुदी के लिए ब्यूरोक्रेसी काम करती है। ठीक है, इसलिए नहीं क्योंकि वो करना चाहते हैं, बट इट्स अ वेरी रैशनल चॉइस। आपने सिस्टम ऐसा बना दिया है, सिस्टम में आपने रिफॉर्म की, अब उस रिफॉर्म के बाद मेरी करियर प्रोग्रेशन, ठीक है, मैं किस पोस्ट पे रिटायर होऊंगा, मेरी वेल्थ कितनी होगी, इट्स नाउ डिपेंडेंट ऑन ये लोग मुझसे कितना खुश है, नॉट हाउ वेल आई कैन डू माई जॉब, बट वेदर I can deliver for them. See? This is a systemic problem that we seeded. ये आपको colonial masters दे के नहीं गए। तो अगर इसमें मैं आपसे पूछूं कि आपने कहा कि अब ये पहले भी एक दफ़ा एक जंक्शन आ चुकी है जिसके अंदर केओस नज़र आई और उसके बाद फिर एक कॉम्प्रोमाइज़ हो गया, ठीक है, एक आप वॉर गेम करें तो इस वक्त बात ये पोटेंशियली नज़र आ रहा है और आजकल तो लोग बड़ा इसके ऊपर शोर भी मचा रहे हैं बिकॉज देर रिसेंटली जो हुआ हमारे एक सीएम साहब आए और वो मैजिकली गायब हो गए और वो छत पे छुप के पता नहीं उड़ते हुए दामने को से पता नहीं क्या करते हुए वो पेशावर पहुंच गए। एंड द फर्स्ट एंड मोस्ट इंटरेस्टिंग थिंग दैट आई फाइंड दिस टाइम अराउंड इज nobody is buying that, like nobody and their moms are interested in buying that. So that's for me a very curious change because historically ऐसा नहीं होता था। But more importantly, definitely आपको एटलीस्ट एक साइड तो ये कहती हुई नजर आ रही है कि यार अब ये कॉम्प्रोमाइज हो रहा है और अब ये जो है ना पावर इधर से बैलेंस फ्लिप होके उधर जाएगा और फिर ये लोग आके उसको मार्केट में ऐसे बेचेंगे कि सब लोग खामोशी से एक्सेप्ट कर लें। क्वेश्चन मेरा ये है कि एज अगर मैं प्योरली सिस्टम्स के लेंस से देखूं तो डू यू थिंक कि एट दिस पॉइंट इन टाइम ये जो इतना बड़ा सिस्टम चल रहा है, क्योंकि काफ़ी लोग आके ये कहते हैं कि यार या तो आप चेंज करें या फिर आप ड्रैग होते रहेंगे, ठीक है। मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप इनडेफिनेटली किसी चीज़ को ड्रैग कर सकते हैं जस्ट बाय लाइक हार्ड अथॉरिटी, लाइक इट हैज़ टू हैव इट हैज़ टू बी बैक्ड बाय समथिंग, राइट? चाहे वो मनी हो, चाहे वो एनर्जी हो, चाहे वो समथिंग हो, अगर वो इनएफिशिएंट सिस्टम है और वो आपको लैग करवा रहा है कंपेयर टू योर पीयर्स, कंपेयर टू द वर्ल्ड और ओवरऑल एक इनइक्वालिटी बढ़ रही है, एस्पिरेशंस आपकी जो हैं वो डिफरेंट होती जा रही हैं और वो एस्पिरेशंस पूरी नहीं हो रही, तो वो जो रिसेंटमेंट है वो कहीं ना कहीं से तो निकलेगी। ये देखें, थोड़ा सा जो है ना यहाँ पे कॉजालिटी भी इम्पोर्टेंट है। ये रिजेंटमेंट इन चीजों की वजह से ना, रिजेंटमेंट इट वाज ऑलरेडी देयर। You go through a social system, so you go through a process, ठीक है। इनिशियली जब आपको सिस्टम जो है वो आपकी एस्पिरेशंस के हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहा होता, आपको वो रिजल्ट्स नहीं दे रहा होता, तो सबसे पहला आपका रिएक्शन ये नहीं होता कि उठ के सिस्टम को हटा दो ना, सबसे पहला आपका रिएक्शन होता है कि यार इससे तो कुछ नहीं फायदा होना, ठीक है। सो एपैथी सेट्स इन, ठीक है। मैं मसलन अगर आप डेमोक्रेसी है तो ये क्या मैंने वोट करना है, ठीक है, मेरे को वोट का कोई फायदा ही नहीं है, तो मेजॉरिटी जो है वो आके वोट ही नहीं डालेगी, ठीक, वही तो डिसकंटेंट इज देयर, ठीक है। सिस्टम से आप ये कर लें कि नाफरमानी अभी तक शुरू नहीं हुई, ठीक है, मगर उम्मीद जो है वो कम होगी सिस्टम से, तो एपैथी आ जाती है कि यार छोड़ो क्या करना है। फिर वो एपैथी जो है वो स्लोली एक
मास डिस्कंटेंट में चेंज हो जाती है कि यार कोई हमारी सुनने वाला नहीं। ठीक है, आप ये भूल जाते हैं कि हमने खुद एपैथी दिखाई थी। ठीक है ना, वी डिडंट पुश बैक, हमने चीजों को चलने दिया। तो वो जो एटीट्यूड हमारा था कि जी कुछ चेंज नहीं होता, हमें कोई जरूरत नहीं है कुछ करने की, वो इवेंचुअली एक ऐसे पॉइंट पे आ जाता है जहां पे आप कहते हैं बहुत हो गया। ठीक है, फिर आप ढूंढते हैं कि मेरे जैसे और कौन है, और आप कोअलेस करते हैं, उनके इर्द गिर्द जमा होते हैं। अब इस सारे डिसकंटेंट को, इस सारी फ्रस्ट्रेशन को किसी ना किसी तरह से बाहर आना होता है। उसको चैनल करने के लिए आमतौर पे कोई एक फिगर हेड या सेट ऑफ फिगर हेड्स इमर्ज होते हैं, और वो फिर उसको चैनल करना शुरू कर देते हैं, उनकी पावर बेस बन जाती है। ठीक, और आपके यहाँ यही हुआ, डिसकंटेंट था, वो ढूंढ रहे थे, या कभी किसी की पैरवी शुरू, कभी किसी की, एंड इन द एंड यू एंडेड अप विद अ फिगर हेड, ठीक है, हु वाज इन द गेम फॉर अ व्हाइल, मगर एवरीबडी ऑल ऑफ अ सडन थॉट कि चलो यार ये बंदा ठीक, एंड दैट हैपेंस द वर्ल्ड ओवर। ठीक है, आप वेनेजुएला को देख लें, अर्जेंटीना, अभी चंद दिन पहले चिली के बारे में डिस्कशन हो रही थी एक ग्रुप के अंदर, वहां पे आप देख लें, एवरीवेयर। ठीक है, होल सेंट्रल यूरोप वेंट थ्रू दिस आफ्टर द सोवियत कोलैप्स, और एशिया में तो ये बार बार होता रहा है। सो दिस हैपेंस एवरीवेयर, आपको पाकिस्तान कोई यूनिक नहीं। एक बार ये डिस्कंटेंट कोई चैनल करना शुरू कर देता है, तब आपको सिस्टम्स के लिहाज से एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ जाती है, क्योंकि इन लोगों में डिस्कंटेंट है, फ्रस्ट्रेशन है, कोई प्लान नहीं है। ठीक है, हम क्या चाहते हैं उसका जवाब आपको ब्रॉड चीजों में मिलेगा। ठीक है, आप अगर 1750s में, काफी पीछे रह गया हूं, अगर 1750s में अगर आप यूनाइटेड से उस ब्रिटिश कॉलोनीज में होते हैं इन अमेरिका, तो मेजोरिटी से जब आप पूछते थे, कहते थे ये जो निजाम चल रहा है ना ये नहीं चाहिए। और जब जवाबन आप पूछते थे अच्छा इसकी जगह क्या चाहिए, तो जवाब आता था हमें आज़ादी चाहिए, हमें खुद मुख्तारी चाहिए, या हमें इक्वालिटी चाहिए। कैसे, वो बाद में होगा, चाहिए हमें ये चीजें, कोई प्रोसेस नहीं है, कोई निजाम नहीं, कोई प्लान नहीं। ठीक, ये सबसे ज्यादा मुश्किल वक्त होता है किसी भी कौम के लिए, क्योंकि अगर ये सेट उस वक्त कामयाब हो जाए तो आपका पिछला निजाम गिर जाता है, नया निजाम होता नहीं है। तो थोड़ा वो जो केओस वाली टर्म आप इस्तेमाल कर रहे हैं, कि वो टर्मोइल वाला पीरियड होता है। Personally, as somebody who studies chaos and complexity, that's not a bad thing. आपको वो वक्त चाहिए होता है, क्योंकि पुराना निजाम कंप्लीटली जाएगा। ठीक है, तो आप एक रीडिजाइन करेंगे। अब आप उस नहज पे दूसरी या तीसरी बार आई हैं, एक बार आपने आधा मुल्क गवा दिया था, दूसरी बार आप ये कर लें कि जो चैलेंजर था आपका उसने कॉम्प्रोमाइज कर लिया था, अब आप तीसरी बार आए हैं, लग यही रहा है कि चैलेंजर दोबारा कॉम्प्रोमाइज करेगा। ये जो आपने स्टोरी मेंशन की है पिकेट्स की और वादियों की, लेकिन मैं आपको वही कह रहा हूँ ना कि जो सवाल मेरा ये, अगर चैलेंजर कॉम्प्रोमाइज़ करता भी है, देखिए उस टाइम के ऊपर अगर चैलेंजर ने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो आपके पास ऑल्टरनेट ऑप्शन थी एक और, इन द सेंस के दो पार्टीज थी, एक ने कॉम्प्रोमाइज़ किया तो दूसरी पार्टी सडनली, वो आपको बहुत स्विच फ्लिप फ्लॉप होता हुआ नजर आया इसी वजह से, बिकॉज पीपल वर कॉन्स्टेंटली striving to find someone who might just bring some reform. What that will look like, I don't know. But इसीलिए 90s का पीरियड बहुत टर्बुलेंट था, because people were constantly, the minute someone would not deliver, वो उसी वक्त कहते थे कि यार मिस कराओ, फिर से फ्लिप करो। जो my problem is that इस वक्त दो कैंप्स हैं पाकिस्तान में, मेन स्ट्रीम पाकिस्तान में दो कैंप्स हैं। एक आपका जो पीटीआई का कैंप है, जो कि चैलेंजर कह लें, उसकी एक बहुत मैसिव सपोर्ट बेस है, वो हमने इलेक्शन में भी देखा, वो हम सोशल मीडिया पे भी देखते हैं। वो कहती है कि जी हमें नया पाकिस्तान, नया निज़ाम चाहिए। अच्छा, वो उनको नया निज़ाम चाहिए। दूसरी एक पूरी साइड है जिसमें आप कह लें कि जी आपकी एस्टेब्लिशमेंट भी है, आपकी सारी-सारी कन्वेंशनल पार्टीज़ भी इकट्ठी हुई हुई हैं, कन्वेंशनल
वो भी इकट्ठे हुए हुए हैं, रेंट सीकर्स भी हुए हुए हैं, ब्यूरोक्रेसी भी हुई हुई है, और उनको अभी समझ नहीं आ रही कि इसको किस तरीके से रोकने की कोशिश करें। आपका थीसिस ये है फॉर एग्ज़ाम्पल, या हम कहते हैं कि चलिए ये कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते हैं। मैं जिस तरह से होते हुए देख रहा हूँ, तो मुझे ये लग रहा है कि द मिनट दीज़ गाइज़ कॉम्प्रोमाइज़, द पॉपुलेशन कैन सी थ्रू इट। इट्स नॉट लाइक कि जिस तरह 90s में आपने बेचा, आपने कुछ कहा, वो यूँ हो गया, वो हो गया, एक स्टोरी चला दी और निज़ाम उसी तरह चल रहा है। मेरे हिसाब से होगा ये कि देन दीज़ पीपल विल इमीडिएटली लुक फॉर द नेक्स्ट बेस्ट ऑप्शन व्हिच विल मोस्ट लाइकली बी अ वर्स ऑफ ऑप्शन। एंड इसकी जो बहुत एक सिंपल अगर देखना है ना, तो जो पीटीएम के साथ हो रहा है इस टाइम के ऊपर, जो पख्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट है जिसको रिसेंटली बैन किया, और उनके जिरगा के ऊपर जो है वो पुलिस धावा बोल रही है। तो उसके ऊपर अगर आप ट्विटर पे जाएँ और जाके देखें कि पीटीआई की सपोर्ट बेस कितनी गालियाँ दे रही है अपनी केपी गवर्नमेंट को, कि यार आपके साथ, अगर आप पूरे पाकिस्तान में कहते हैं आपके साथ ये हो रहा है, तो अब आप पीटीएम के साथ किस तरह से ये कर सकते हैं? एंड सो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग साइन ऑफ के दीज़ पीपल आर नॉट लॉयल टू द पार्टी, दे आर लॉयल टू ए कॉज़। द पार्टी इज़ इज़ समवन जो कि उस कॉज़ को चैनल कर पा रही है, वो उसके सामने एलिगेंटली अपने आप को प्लेस कर पा रही है, लेकिन द मिनट वो अपने आप की अपनी प्लेसमेंट हटाएगी, ये लोग सडनली एक डिफरेंट साइड पे चले जाएँगे। देन दैट कुड, आई एम नॉट सेइंग पीटीएम इज़ लाइक दैट, but that could be any other group that may then by that time be more violent, because people would be so hopeless कि यार ये तो हमें हर कोई चूना लगाता है, तो now maybe we don't need to be within the system and law follow करें और ये करें और वो करें। मुझे ये होता हुआ नजर आ रहा है कि it's not, maybe we're at the end of the road there of the whole show कि दिखाया, आंखों में धूल अब फेंका, and then restart for the next 10 15 20 years। देखिए, इस वक्त जो है ना, आप एक्चुअली कंपैरिजन 90s का नहीं, यहाँ पे थोड़ा सा इख्तलाफ करूँ। 90s की जो डेकेड है ना आपकी, दैट्स द रिजल्ट ऑफ द कॉम्प्रोमाइज। द कॉम्प्रोमाइज हैपेंड बिटवीन 87 and 88। ठीक है, Pakistan People's Party was extremely popular. It had a good story to sell with the figurehead Benazir Bhutto, and it was in probably a much better position than PTI at the moment to be a challenger. Times were different. Why do you say so? देखें, क्योंकि मुल्क में आपने काफी लंबा जो है डिक्टेटोरियल अथॉरिटेरियन regime है ना, ऑलमोस्ट एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियन regime, आपने तकरीबन 7-8 साल गुजारी थी। ठीक, उसके बाद ऑल ऑफ अ सडन स्पेस बनी विद द डेथ ऑफ द डिक्टेटर। स्पेस बनी कि जो उसके बाद जो शख्स टेक ओवर कर सकता था, उसकी क्रेडिबिलिटी नहीं थी। उसकी क्रेडिबिलिटी इसलिए नहीं थी क्योंकि in many eyes, inside and outside, he may have been involved. और उसकी सच्चाई क्या है, it doesn't matter. That lack of credibility created a space. Now, आपने पिछले 7-8 साल में वो जो सपोर्ट बेस थी पीपल्स पार्टी की, उसको दबा के रखा हुआ था, but didn't go away. जैसे ही उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि yes, somebody will be back to lead us, they rose up again. The problem was, and here's where the compromise comes in, the problem was कि जो फिगर हेड था, जो चैलेंजर, जो चैनल करना था जिसने सारे डिसकंटेंट को, वो फिगर हेड जो था, it had more belief, ठीक है, and more acceptance of the most important external political actor in Pakistan, which is the United States. Yeah. So Benazir had a lot more trust and a lot more belief in the ability of the United States to deliver a change of government than she did in the people. So when there was a point where she could assert that authority and say, Kiji, this is where I get my power base from. Based on this populace, I would like you to do this and you to do this, and let's negotiate. That would have been, usko compromise keh sakte, but you would not have compromised the movement. What actually happened was what the United States wanted and what the military wanted became important.
And she was willing to take as much space as this compromise could allow her. Now, once that was done, उसके बाद जो decade है ना, it wasn't about People's Party challenging the military. It was whether People's Party could perform within the parameters the military had provided. अगर आप नहीं करेंगे तो हमारी तो पूरी की पूरी हमने पार्टियां तैयार की हुई है ना आपको हटाने के लिए. So you didn't have two sides, political sides. You had a political party that could have used its power base versus the military that had generated a power base. ठीक? So जो decade आपका lost decade है, that was military playing politics on both ends. And you are now staring down another decade of that. क्योंकि जो लोग ये बात कहते हैं ना कि अब ये निज़ाम एक ऐसे नैच पे आ गया कि अब ये टूट जाएगा या ख़त्म हो जाएगा, वो इस बात को इग्नोर करते हैं कि आपकी जो सपोर्ट बेस है वो तो चाहती है कि निज़ाम बदला जाए, निज़ाम की प्रायोरिटीज बदली जाए. ठीक है, वो जिस तरह आपने कहा कि इट्स डिबेटेबल, मगर कह सकते हैं आपके दे आर लॉयल टू अ कॉज. ठीक, द सपोर्ट बेसिस. The leadership isn't. The leadership is loyal to its role within the system. The leadership is challenging for power. It's not challenging the system. Yeah, this नहीं भाई, that's मैं वही कह रहा हूँ कि यहाँ पर लीडरशिप की देन कैलकुलेशन गलत है. बिकॉज लीडरशिप की कैलकुलेशन ये है कि इफ आई एम द लीडर, पीपल विल वो आंखें बंद करके मुझे ही सपोर्ट करेंगे क्योंकि तो वो तो मेरे साथ लॉयल है. नहीं, जो कि असल में यहाँ पे ना थोड़ा सा यहाँ पे फर्क है. फर्क यह है कि लीडरशिप जो है, जो चैलेंजिंग लीडरशिप है, आप डू यू प्रेफर कि मैं पार्टी का नाम लूं या जेनेरिक लूं? पार्टी का नाम ले लें, डजंट मैटर. पीटीआई की जो लीडरशिप है, दैट इंक्लूड्स इमरान खान हिमसेल्फ एज वेल. उनका जो की सेलिंग पॉइंट है, वो जो ये करने के जो प्रोडक्ट वो बेच रहे हैं, ठीक है, नॉट जो लोग उनसे मांग रहे हैं, बट वो जो प्रोडक्ट बेच रहे हैं वो ये है कि ये निज़ाम जो है ये इसलिए नहीं चल रहा क्योंकि इसको जो चलाने वाले हैं वो करप्ट हैं, वो नाअहल हैं, उनको आपकी फिक्र नहीं है, वो लोग अपने आप को जो है ना इनरिच कर रहे हैं, आपको आपके लिए कुछ नहीं कर रहे. बेसिकली वो सिंसियर नहीं. ठीक है, समराइज कर लें, हम सिंसियर हैं. अगर हम करप्शन होगी हमारे यहाँ तो हम उसको रूट आउट करें, अगर इनकॉम्पिटेंसी होगी हम उसको खत्म करने की कोशिश करें. हम अगर होंगे तो हमारी सिंसियरिटी जो है उसकी वजह से ये निज़ाम बेहतर तरीके से चलेगा. सो दे नॉट ऑफरिंग यू अ चेंज ऑफ सिस्टम. No, man, that's what I'm saying. That I agree with you there. Dysfunctional and stagnant system will become functional अगर हम because अगर हम कर लें. And I 100% agree with you. I've spoken about this with all of the PTI leadership, including इमरान खान साहब. Multiple times मैंने उनको पोक किया कि जी आप कॉन्स्टिट्यूशन चेंज करें, आप निज़ाम चेंज करें. तो उन्होंने कहा नहीं, वो वेस्टमिंस्टर डेमोक्रेसी दुनिया की बेस्ट डेमोक्रेसी होती है तो हम वही चलाएंगे. बट प्रॉब्लम उसमें थोड़ा सा ये है कि you know, 2 years ago things were fairly different where पहली चीज जो हमने देखी, जो कि एक अगर पिछले 2 साल की हिस्ट्री उठाकर देखें ना, तो उसमें जो सबसे बड़ा जो गलत बेट थी यू नो प्री एग्जिस्टिंग जो आपकी पावर सर्कल्स थे उनकी, जिसकी वजह से वो जो पिछले 2 साल हमने देखे जिसमें उन्होंने सोचा ये करेंगे फिर ये करेंगे फिर ये करेंगे और सब सेट हो जाएगा, जैसे कि हमने 90s में किया, जैसा कि हमने उससे पहले करते रहे. वो गलती उनकी ये थी कि दे थॉट that people flip-flop. So it is true that Imran Khan did not have, or PTI did not have the popularity in 2022 April जब उनका VONC हुआ. The problem was not कि इमरान खान साहब से लॉयल्टी के खाते में कौम खड़ी हो गई. The problem was कि इमरान खान के ऑल्टरनेटिव के ऊपर आपको जो लोग आते हुए नजर आ रहे थे उनको कौम राइट ऑफ कर चुकी थी कि यार ये नहीं, ये हमें इतना पसंद नहीं आ रहा, एंड शायद अगर इसकी जगह कोई नया फेस आएगा तो हम उसको भी कर लेंगे लेकिन इनको नहीं करना. एंड सो 2 साल इन्होंने कंटिन्यूअसली डबल डाउन किया उस सिचुएशन के ऊपर. अगर 2 साल पहले ही आप कहते और पीटीआई को आप वापस ले आते और पीटीआई फिर खेलती रहती तो लोग मान जाते.
बहुत सारे लोग थे ऐसे जो कि मेरी अपनी पर्सनल एवोल्यूशन और मेरे अपने व्यूअर्स की एवोल्यूशन बहुत ज़्यादा हुई है पिछले 2 सालों के अंदर, जिसमें जो हमारा फ्रेमवर्क था ऑफ हाउ पाकिस्तान इज़ गवर्न्ड, आर्मी की क्या सिचुएशन है, ब्यूरोक्रेसी कैसे होती है, वो स्टेप बाय स्टेप वो चिप ऑफ हुई है। चाहे वो आपने ना, और द वन गुड थिंग दैट पीटीआई डिड वाज़ दैट दे सॉ इट टिल द एंड रादर देन बिकमिंग इंक्रीजिंगली एग्रेसिव चैलेंजर्स। वो सिस्टम के अंदर-अंदर ही ना फ्रस्ट्रेटिंग तरीके से कि जी हम चीफ जस्टिस साहब आप कुछ करें, वो कुछ करें, वो कुछ करें, बट उससे फ़ायदा ये हुआ कि आपने देख लिया कि इस निज़ाम को जब चलाने दिया जाए तो वो क्या ऑफ़र करता है आपको। सो टुडेज़ पीपल आर वेरी डिफरेंट। दे आर सीइंग जुडिशरी नॉट परफॉर्मिंग, दे आर सीइंग ब्यूरोक्रेसी नॉट परफॉर्मिंग। वो जो फ़साड्स थे ना, वो सारे के सारे खत्म हो चुके हैं, एंड व्हिच इज़ देयरइन लाइज़ माय थीसिस कि आज एक पीटीआई की केपीके में गवर्नमेंट है। और उस केपीके की गवर्नमेंट को जिस लेवल की क्रिटिसिज्म पीटीआई के लोग दे रहे हैं ना, दैट इज अ टेल टेल साइन ऑफ व्हाट इज टू कम, इवन इफ लेट्स से वी फ्लिप इट टुमारो एंड वी से कि यार पीटीआई को आप गवर्नमेंट में ले आएं और सेम स्टेटस को चलाते रहें, बिकॉज पीपल आर नो लॉन्गर इन द एज ऑफ इंफॉर्मेशन, people are no longer ready to ignore all of this. And so that is where my fear is कि again हम we're making the same mistake. नहीं नहीं ये ऐसे होगा और हिस्ट्री को मद्देनजर रखते हुए ये ऐसे होगा तो फिर वैसे हो जाएगा। Whereas मेरा थीसिस ये है कि अगर आपने ये करने की कोशिश की और आपने पीटीआई का एक कॉम्प्रोमाइज्ड वर्जन लाके आपने सेल करने की कोशिश की, या आपने पीटीआई को स्पेस दे भी दी बट पीटीआई उसी निज़ाम को चलाती रही, तो द नेक्स्ट चैलेंजर विल नॉट बी सो काइंड एज पीटीआई, एंड सो वी माइट सी अ मच मोर chaotic outburst than what we're seeing right now. देखें यहाँ पे एक्चुअली अगेन सुनते हुए लोगों को बुरा लगता है, मगर यहाँ पे ये गलती ना पीटीआई की है, ना बाकी पॉलिटिशियंस की है, और ना ही सपोर्ट बेस की है। ये गलती जो है ये पाकिस्तान आर्मी की, और इट्स नॉट बिकॉज ऑफ बैड इंटेंशंस, इट्स बिकॉज ऑफ नॉट हैविंग द स्किल सेट। वो कहते हैं ना कि नेवर गेट हाई ऑन योर ओन सप्लाई, ठीक है। आपने जो जिस तरह मैं पहले कह रहा था, हम लेबल्स लगा देते हैं, वे वेरी इंटरेस्टेड इन फॉर्म कि किसी चीज का स्ट्रक्चर क्या है, बस स्ट्रक्चर बना दो, सब्सटेंस नहीं लेके आते उसके अंदर, ठीक है। तो हम डेमोक्रेसी, अब जी हुकूमत हो गई, इलेक्शंस हो रहे हैं, डेमोक्रेसी हो गई, ठीक है। या आप बेचते हैं ये चूरन, मगर इसको बिलीव ना करें, खुद ना बिलीव करें, ठीक है। The problem is the army starts believing this stuff and then starts making decisions based on that belief. और वो जो थोड़ा बहुत मुतालिया करते भी हैं इन चीजों के बारे में, वो उस लेबल के हिसाब से करते हैं, ठीक है। थोड़ी देर के लिए अगर यही लोग, यही मिलिट्री आप ये करने ऑफिसर्स, वो बजाय एक डेमोक्रेसी के किस तरह काम करती है उसके बारे में थोड़ा बहुत मुताला करने की बजाय कंपेटिटिव अथॉरिटेरियन सिस्टम कैसे काम करता है, जो हम एक्चुअली चला रही हैं, उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते तो यहां तक बात ना आती, ठीक है। यू एक्चुअली आप उससे आगे निकल गए, सो अब पढ़ के जरा नॉस्टैल्जिया ही होगा, मगर यू कांट करेक्ट दीज थिंग्स नाउ। कंपेटिटिव अथॉरिटेरियन रिजीम्स के आप ये कर लें, कुछ पिलर्स होते हैं जिनके ऊपर वो रिजीम्स चल रही होती है। आपका लेजिस्लेटर होता है, चाहे वो जिस तरह मर्जी हो, इलेक्टेड हो अनइलेक्टेड हो, लेजिस्लेटर होता है आपका। जुडिशरी होती है, अगेन वेदर वो इंडिपेंडेंट हो या सिलेक्टेड हो, जुडिशरी होती है। मीडिया होता है, चाहे वो कंट्रोल्ड हो या ना हो, और आपका एग्जीक्यूटिव होता है, ठीक। तो आपका इलेक्टोरल प्रोसेस जो है ना, वो आपको एग्जीक्यूटिव देता है वन वे और द अदर। ये चारों चीजें जो है ना, इनका आपस में कंपटीशन होना बहुत जरूरी होता है एक अथॉरिटेरियन रिजीम के लिए, ठीक है। थोड़ी देर के डेमोक्रेसी आप साइड पे कर, ये चारों चीजें अगर कंपीट नहीं कर रही होंगी तो यू विल हैव अ कोलैप्स इन द एंड, क्योंकि ये कंपीट नहीं करेंगी तो ये सारे सर्व कर रहे होंगे अथॉरिटी को, और फिर वो अथॉरिटी की अपनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटी पे आ जाती है। इफ यू फॉर एग्जांपल, वो जो लोग कभी कभार जरा कमकली में, कमफहमी में कहते रहते हैं कि वी नीड अ बेनेवलेंट डिक्टेटर, ठीक है ना। तो वो जब इनमें कंपटीशन नहीं होता इन चारों चीजों में,
तो वो जो अथॉरिटेरियन डिक्टेटर होता है वो उसको सर्व कर रहे होते हैं। अगर वो बेनेवलेंट हुआ तो चीजें चल जाएंगी, ठीक है। वो बेनेवलेंट ना हुआ और वर्स अगर वो कम अकल हुआ, ठीक है, तो द सिस्टम विल कोलैप्स। जो चैलेंज, मैं आपकी बात से बिल्कुल इत्तेफाक करता हूं कि 2 साल पहले तक, बल्कि तो आप ये कह सकते हैं 2.5 से 3 साल पहले तक, पीटीआई एक ऐसी पॉइंट पे आ गई थी कि वो जो की सेलिंग पॉइंट था ना कि हम इस निज़ाम को उनसे बेहतर चला सकते हैं, वो इतना रिमार्केबली अच्छा नहीं चला पाए कि उनके अपने बंदे भी मान जाए कि जी ये इन्हीं को वापस लेके आया। चांसेस आर कि अगर मिलिट्री इंटरवेंशन ना करती, देयर रीजंस फॉर इंटरवेंशन हम साइड पे कर देते हैं। I've actually written about that and got a lot of slack for it as well. Like I read, flack for it. अगर मिलिट्री इंटरवेंशन ना करती, there's a very good chance you are, अगर पीटीआई जीत भी जाती इलेक्शन, it would have been a very weak government. Most probably it would have been replaced. आपका की सेलिंग पॉइंट जो है वो काम नहीं किया आपका, ठीक है। जिस सूबे में आपकी काफी देर से हुकूमत भी थी, उसमें आपने जो इमीडिएट नीड्स थी लोगों की वो आपने पूरी की, एंड यू गॉट री इलेक्टेड, बट देन यू weren't able to give more. तो वहां पे भी जिस सूबे में आपकी पावर बेस अब है, वहां पे भी देयर वाज अ वेरी गुड चांस कि it would have been like the previous government. अगर आप जीत भी जाते तो you would have needed one party or another to join you. Then the military intervened in a wrong manner. इंटरवीन करने का जो आपने तरीका इस्तेमाल किया वो भी गलत था, क्योंकि आपने अगेन जो 4 पिलर्स हैं जिनका आपस में कंपटीशन बहुत जरूरी है, आपने फॉर अ मोमेंटरी व्हाइल आपने वो कंपटीशन बंद कर दिया, ठीक है। यू गॉट योर वे, मगर उससे नुकसान क्या हुआ? उससे नुकसान ये हुआ कि बजाय ये कहने के कि हम क्यों नहीं कर सके, इट चेंज टू वी डिडंट डिजर्व टू बी किक्ड आउट। और उसके इर्द गिर्द कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस बन गए थे कि both the Pakistan authoritarian system, you've got an key external political actor, a key internal political actor. Key external political actor is the United States at the moment, and the internal one is the military. Circumstances आपके ऐसे पैदा हो गए कि आपने इन लोगों को मौका दे दिया कि वो दोनों को मिला के पेश कर सकें कि as in both of them were up against us, ठीक है। वो इनिशिएट जिस मर्जी ने किया हो, they weren't really that interested in details, मगर इन दोनों ने मिल के किया है, हमारे खिलाफ किया है। Do you think we deserved it? And do you think you deserved it? उसका जवाब जो है majority ने नो दिया। और अगेन उसके बाद जो मिलिट्री मिस्टेक्स करती रही है, ठीक है, आपने ब्यूरोक्रेसी को बिल्कुल, I mean, there's no independence whatsoever left now. एजेंसी नहीं बेचारी ब्यूरोक्रेसी की, ठीक है। आपकी पुलिस की 0 एजेंसी है। आपने फ्रॉम अ पॉइंट वेयर दे कुड हैव एक्सरसाइज सम एजेंसी, वहां से आपने एक इफेक्टिवली उनको मातहत बना दिया। आपकी लोअर कोर्ट्स अब कंप्लीट एजेंसी खो चुकी हैं। ये वो ऐसे उल्टे सीधे फैसले भी दे सकती हैं अगर उनसे कहा जाए, और उन्होंने दिए भी हैं। आपकी जुडिशरी में जो थोड़ा बहुत फाइट बैक हो रहा है वो एट द हाईएस्ट लेवल हो रहा है, ठीक है। आपकी हाई कोर्ट्स और आपकी सुप्रीम कोर्ट में, और आपकी लोअर कोर्ट्स में कुछ नहीं हुआ। लोअर कोर्ट्स आर गोइंग अलोंग, जीरो एजेंसी देयर। आपकी लेजिस्लेचर, आप ये कर लें कि even political parties that are nominally left leaning, वो इस वक्त effective एक constitutional dictatorship in effect लाने की कोशिश कर रहे हैं। So everybody has lost their agency apart from the challenger. अब challenger का problem ये है कि जो लीड कर रहे हैं उन्होंने ये तो देख लिया है कि सपोर्ट बेस जो है वो खड़ी हो गई है अथॉरिटेरियन के खिलाफ, मगर उनको अभी तक ये समझ नहीं आ रही कि that support base is not going to accept you running things the way it was before,
ठीक है, अभी जो स्टोरीज बेची जा रही हैं वो इसलिए बेची जा रही हैं क्योंकि उनके जहन में ये है कि ये सपोर्ट बेस इज स्टिल अ टूल, दे नॉट द ड्राइवर्स। ठीक है, हम इनको जवाबदेह हैं मगर हमने इनसे नहीं लेनी अपनी पॉलिसी। सो दैट एलिमेंट इज स्टिल देयर। यहाँ पे मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि अगर उन्होंने ये किया तो इट वॉन्ट बी लाइक इट वॉज लास्ट टाइम विद बेनजीर। द सपोर्ट बेस वॉन्ट जस्ट एक्सेप्ट इट, दैट सपोर्ट बेस विल जंप शिप। And what the military should really be worried about is not this set of leadership. जो चंद लोगों से मेरी बात हुई भी है who have, I would say, some element of critical thinking in this within the military, वो कहते हैं कि यार we are not scared of these guys, even Imran Khan, because they are levers. He's a pacifist. हमें पता है कि जैसे ही बात आएगी खून खराबे के ऊपर, we can push him to compromise. He also doesn't want to change the system. अगर सिस्टम तबाह होगा, सिस्टम जो है वो गिरने पे आ जाएगा, तो he'll compromise. ठीक है, the greater good can be sold to him. That's the way they look at it. The military looks at it. कहते हैं हमें जो खौफ आता है वो ये आता है कि if these guys are replaced by people who actually depend on the populace, वो लोग compromise नहीं करेंगे हमसे। और अगर ये support base ना टूटा तो those are the leaders that will challenge us, and they won't be pacifists. They won't be looking to secure the system. They won't make decisions based on how we define the greater good. They'll have their own definition of what is national security, own definition of what is greater good, own definition of what this country should be. वो ये कह रहे हैं कि हमने अपने आप को एक ऐसे कॉर्नर में ले आए, कल्डेसैक में ले आए हैं कि now we can't step back even though we fear this. And they can't step back because they've now become a prisoner of that support base. So this is a much more complex situation than in 788. अगर मैं पाकिस्तान से आपको हटाऊं, आपको मैं कुछ और कंट्रीज में लेकर जाऊं जहां पर सिमिलर प्रॉब्लम्स रही हैं। आपने कहा ये दिस इज़ नॉट यूनिक टू पाकिस्तान, राइट? मिलिट्री डिक्टेटरशिप्स भी रही हैं, अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट्स भी रही हैं, um, और कहीं ना कहीं दे मस्ट हैव इवॉल्व्ड आउट ऑफ इट एज वेल, एटलीस्ट। मैं इसमें ये भी कहूँगा कि इट्स नॉट नेसेसरी। हमें तो एक ग्रोइंग अप एक खूबसूरत उसकी तरह बेचा ना, क्या डेमोक्रेसी इज द बेस्ट पॉलिसी टाइप ऑफ अ सिचुएशन। Whereas the way that I see democracy is कि it works in the West where वो colonialism के बाद इतना ज़्यादा wealth extract करके उन्होंने एक बड़ा खूबसूरत सी society बना दी थी, तो उनको बहुत radical changes रोकने थे। तो you know it makes sense कि यार 51% of the population needs to agree to a change for the change to happen. For a lot of developing world, it actually was the authoritarian governments or single party rules or non, like जिसमें challengers ज़्यादा नहीं है, in a system that was elegantly designed, definitely. जहाँ पर आपको ग्रोथ बहुत रैपिडली नज़र आई, सो पीपल वर लाइक व्हाटएवर, आई डोंट रियली केयर ऊपर कौन बैठा हुआ है, मैं मिडल ईस्ट में बैठा हुआ हूँ, यहाँ पे नोबडी रियली गिव्स के यार टॉप ऑफ द फूड चेन पे कौन है, एज लॉन्ग एज दे आर कंफर्टेबल, राइट? चले मिडल ईस्ट कहते हैं बुरी मिसाल है, छोटी छोटी सिटी स्टेट्स हैं, यू नो आपके पास वियतनाम इज अ सिंगल पार्टी स्टेट, बहुत रैपिडली ग्रो कर रही है। चाइना की एग्जांपल है, गोरा उसको देख के जिस तरह बोलता रहा अथॉरिटेरियनिज्म दिस दैट, चाइनीज डोंट केयर, दे आर हैप्पी, राइट? सो आई एम नॉट वेरी मच वो कि यार हमें डेमोक्रेसी ही चाहिए, बट एटलीस्ट आप ये कह सकते हैं कि यार निज़ाम ऑन सम लेवल परफॉर्म तो करना शुरू करे ना, जिस तरीके से बाकी बहुत सारे ममालिक ने करना शुरू किया। तो इफ आई वर टू आस्क यू टू कंपेयर टू डिफरेंट सिस्टम्स एंड देन लुक एट पाकिस्तान फ्रॉम दैट लेंस, अ वेरी होलिस्टिक लेंस, वेयर डू यू सी इट कि उनके जो चेंजेस आई, उनकी जो ओपनिंग अप हुई, उनकी, क्योंकि उनके यहाँ भी ऐसा था। अगेन मैं हमेशा लोगों को इंडोनेशिया की बहुत ज़्यादा मिसाल देता हूँ, 30 इयर्स ऑफ मिलिट्री रूल, करप्शन, रेंट सीकिंग, 200-250 बिलियन डॉलर की जीडीपी सिमिलर टू आवर्स, पॉपुलेशन उनकी इसी तरह 2 सवा 200 मिलियन की थी उस टाइम के ऊपर। उनकी एक इकोनॉमिक क्रैश पुश टूवर्ड्स एन एंटायर रिफॉर्म, जिससे आज का इंडोनेशिया इज रेडिकली डिफरेंट। और इस पे लोग आके बड़ी दफ़ा कहते हैं, खासकर आजकल जब हमें नज़र आ रहा है कि इकोनॉमिक अनसर्टेनिटी के बाद आपको
सोशल इश्यूज बहुत नजर आए, रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तो इंडोनेशिया में भी 97 में यही हो रहा था। और आज का इंडोनेशिया बड़ा फ़र्क है। बाली जाते हैं आप, वहाँ पे आप देखते हैं, कहते हैं यार कितनी अच्छी हार्मनी है, सारा कुछ है। बट वो वही वाली बात है कि डिफरेंट टाइम, डिफरेंट सिचुएशन, समथिंग हैपेंड एंड दैट समथिंग वाज़ डायरेक्टली कनेक्टेड टू एस्पिरेशन, राइट? इनइक्वालिटी राइजिंग, लोगों की डिमांड्स चेंजिंग एंड सडनली दे वेंट इन एंड दे सेड लिसन, यू नीड टू डू समथिंग अबाउट दिस, यू नीड टू रीडिज़ाइन इट एंड दे डिड। पाकिस्तान में हम उस पॉइंट पे कब पोटेंशियली पहुंचेंगे और अगर हम कंपेयर करें तो कहाँ पे हम खड़े हैं आज? देखें, let's park this last part. I'll come back to it. आप ये कह रहे थे कि पाकिस्तान है और जिस तरह मैंने पहले कहा था कि यूनिक नहीं है और जगहों पे भी होता है एंड सो ऑन। हम जब आमतौर पे जब हम comparisons कर रहे होते हैं तो हम we sort of miss out one of the largest transition events that happened at least in the last 50 odd years. The collapse of the Soviet Union जो है, and that provided us with a large laboratory. You had these 20 odd countries. कुछ heterogeneous थी, कुछ homogeneous थी, कुछ ऐसी थी जिनमें population एक जैसी है, कुछ ऐसी थी जिनमें population मुख्तलिफ है, जिस तरह पाकिस्तान में मुख्तलिफ लोग हैं। सारे के सारे one way or the other, ठीक है, चाहे वो सोशलिस्ट थे, चाहे वो सोवियत यूनियन के अपने हिस्से कॉन्स्टिट्यूट हिस्से थे, सारे के सारे किसी ना किसी अथॉरिटेरियन रिजीम के अंडर जो है उन्होंने काफी अर्सा गुजारा था। They all went through some form of transition. All of them. Some were successful. Some managed to grow with the same system effectively, and some didn't grow at all. So you have a whole list of countries from Central to Eastern Europe all the way down to client states in the Far East. पूरा का पूरा गैम्बट था। आप पाकिस्तान में बैठे किसी शख्स से पूछे ना कि आप थोड़ी देर के लिए आप जो नॉर्मल अपनी एग्जांपल्स यूज करते हैं, कभी कभार अर्जेंटीना थ्रो इन कर देते हैं या जिस तरह आपने इंडोनेशिया दी है, उनको साइड पे करके जस्ट लुक एट दिस बैंड ऑफ कंट्रीज, ठीक है, जो सोवियत यूनियन से या मुंसलिक थी डायरेक्टली या उसका हिस्सा थी। Some of these countries have become democracies, functioning democracies. Some have become competitive authoritarian regimes. Some are still authoritarian regimes. And some collapsed. ठीक है, और हर एक कैटेगरी में इकोनॉमिक ग्रोथ भी हुई है और इकोनॉमिक रिसेशन भी हुआ। तो कोई ना कोई ऐसी चीज तो होगी सिस्टेमिकली जो हर ग्रो करने वाले में मौजूद थी, इकोनॉमिक ग्रोथ वाले में, और हर वो मुल्क जो फंक्शन कर रहा है, चाहे वो डेमोक्रेसी है या वो अथॉरिटेरियन रजीम है, एब्सोल्यूट और कंपेटिटिव, कुछ ऐसी चीजें होंगी, कुछ ऐसे एट्रीब्यूट्स होंगे जो इन सब में मौजूद हैं, जो उनको फंक्शन भी करने दे रहे हैं और ग्रो भी कर रहे हैं। और ये बाकी डेमोक्रेसीज में या कंपेटिटिव अथॉरिटेरियंस में या एब्सोल्यूट अथॉरिटेरियंस में मिसिंग है। तो इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। तो क्या पाकिस्तान जैसी सिचुएशन में और मुल्कों ने have they turned themselves around? I mean, here you have quite a lot of countries जो पाकिस्तान से बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन में थी, and they've turned the situation around. You've got, I mean, Poland is usually given as an example. You've got Poland, that's one kind. It's a democracy. You've got Kazakhstan, which is not a democracy. Okay. It's now a competitive authoritarian regime. You've got Vietnam, that was a close associate, though not part of the Soviet Union. That is actually a authoritarian country. तो अब ये तीन मुख्तलिफ मुल्क हैं, तीन मुख्तलिफ निज़ाम हैं overall. And all three are success stories. So maybe it's not about democracy and authoritarianism. Maybe it's about the attributes you use to run your system. अब बात आ जाती है इंडोनेशिया की, which I said कि हम इसको पार्क कर देते हैं। ये तीन मुख्तलिफ मुल्क देख लें,
और एक इंडोनेशिया देख लें, फिर आपको ये देखना होगा कि इनमें कॉमन एट्रीब्यूट्स क्या हैं, एंड दैट इज वेयर योर आंसर लाइज, irrespective of what label it is, that's where your answer lies. गवर्निंग सिस्टम्स जब आप डिजाइन करते हैं तो एक्सेस टू इंफॉर्मेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है। आप गवर्निंग सिस्टम्स को डिजाइन करते हैं, इकोनॉमिक सिस्टम्स को डिजाइन करते हैं बेस्ड ऑन हाउ मच इंफॉर्मेशन द पॉपुलेस दैट यू आर गवर्निंग कैन एक्सेस। जब वो बिल्कुल एक्सेस नहीं कर सकते, बिल्कुल ही रिस्ट्रिक्टेड है उनको, या वो पढ़े लिखे नहीं है, या वो आप ये कर लें सिर्फ पढ़ने लिखने की नहीं, उनको इंफॉर्मेशन मिलती ही नहीं है, तो वो कोई इन्फॉर्म्ड चॉइस नहीं बना सकते, चाहे वो पढ़े लिखे हों या ना। एक्सेस टू इंफॉर्मेशन नहीं है तो वो चॉइस वो बनाएंगे बेस्ड ऑन व्हाट इंफॉर्मेशन यू प्रोवाइड। अब ऐसी सिचुएशन में आप एब्सोल्यूट मोनार्किज्म भी चला सकते हैं, ठीक है, यू कैन हैव अ एब्सोल्यूट मिलिट्री डिक्टेटरशिप, क्योंकि द सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन फॉर द पॉपुलस बेस्ड ऑन व्हिच दे विल मेक देयर डिसीजंस इज लिमिटेड टू व्हाट यू प्रोवाइड। इसका कंप्लीट ऑपोजिट अगर हो कि people have access to information that is not coming from you, then the agency that they can exercise in making decisions is huge and it can't be controlled by you. अब ऐसी सिचुएशन में, पहली सिचुएशन में भी आप डेमोक्रेसी चला सकते हैं और ऑथोरिटेरियन रेजिम चला सकते हैं, दूसरी सिचुएशन में भी आप डेमोक्रेसी चला सकते हैं और ऑथोरिटेरियन रेजिम चला सकते हैं। दोनों सूरतों में आप कर सकते हैं। आपको निजाम डिजाइन ऐसा करना पड़ता है जिसमें आप इस एट्रीब्यूट का फायदा उठा सकें। एक ऐसी दुनिया 21st सेंचुरी में आप रह रहे हैं, you know, some hari in the middle of some godforsaken village that nobody apart from 200 people have heard of, if he has a mobile phone, if he has a data plan, he has access to a lot of information. Okay? How he uses it is a different matter. He has access to information apart from what Radio Pakistan or PTV can provide him. अगर बाकी लोग नहीं भी वहां पे आते, ठीक, उस बंदे को आप डिक्टेट नहीं कर सकते। उस बंदे की निजाम में एजेंसी होना जरूरी है, चाहे आप जमहूरियत हो या आप आमरीयत हो या बीच की कोई फॉर्म। So at your lowest level, your system of governance then needs to be complex. At your lowest level, the lowest tier needs to be people driven. It needs to be dynamic. It needs to be responsive. हर बंदे को यह एहसास होना चाहिए कि मैं जो फैसला करता हूं उसका अफेक्ट होता है निजाम। ठीक है, हम अगर 500 लोग हैं, मैं इन 500 में से अगर 250 को अपने साथ मिला लेता हूं, वो 251 हो जाते हैं हम, वी कैन एग्जैक्ट चेंज। ठीक, ये आप उससे नहीं ले सकते। जैसे ही आप ये लेने की कोशिश करेंगे, आपका सिस्टम आहिस्ता आहिस्ता डिसफंक्शन पे आ जाएगा, रिग्रेशन पे आ जाएगा, स्टैग्नेंट हो जाएगा, ठीक, और फिर कोलैप्स करेगा। तो ये एट्रीब्यूट रखना बहुत जरूरी है। अब मसला आपको यहां पे क्या होता है? मसला ये होता है कि दिस इज फाइन फॉर अ विलेज, मे बी इट्स फाइन फॉर 200 villages, ठीक है, बट हाउ डू यू डील विद इट व्हेन द विलेजेस आर 5000? ठीक है, दैट्स वन ह्यूज कन्वर्सेशन। तो फिर आप उसकी यूनिट्स बना लेते हैं। तो एट योर लोएस्ट लेवल यू नीड स्मॉल एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स दैट आर रन बाय पीपल। ठीक है, people have a lot of say how they are run. अब इनमें कुछ लोग अच्छा काम करेंगे, कुछ बुरा काम करेंगे। Not everybody will be able to come up with a solution that works. At the top layer, this is the lowest tier. At the top layer, you need people who are making long-term decisions. क्योंकि लोग बनाते हैं, लोग फैसले करते हैं साल के, 2 साल के, बहुत पुश कर लिया 3 साल के। ठीक है, at the highest level, you need people making decisions for 5 years minimum, preferably a 20-25 year period. मुझे हम every now and then मुख्तलिफ visions छापते रहते हैं ना, that getting those things done is what the top tier should be doing. But it needs to be responsive to the lowest tier. So आपको एक middle tier चाहिए होती है जिसका काम management होता है, जिसका काम ये होता है कि lowest tier पे जो कुछ हो रहा है
उसमें से जो सक्सेस स्टोरीज हैं उनको स्केल अप करके बाकी लोअर टियर्स पे चलाया जाए। जो इनोवेशन होती है, क्योंकि द लोएस्ट टियर बिकम्स एक्सट्रीमली कंपेटिटिव, हर सिटी एक दूसरे से compete कर रही होती है और कोई इनोवेशन हो रही होती है, नए नए तरीके से अपने मसले हल कर रहे होते हैं टू गेट अहेड ऑफ द अदर गाइस। उसकी जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो क्यों हैं, क्या वो स्केल की जा सकती हैं, क्या ये इट्स लिमिटेड टू जस्ट दिस वन सिटी, कैन वी एक्सपोर्ट इट इनटू द अदर सिटीज। दिस इज द मैनेजमेंट का जो रोल है, जो सेकंड टियर मिडिल टियर, उसका काम हो जाता है। एंड देन प्रेजेंट ऑल ऑफ दैट टू द हाईएस्ट डिसीजन मेकर्स कि जी हम इस लाइन पे जा रहे हैं, this is what our plan is for 10 years, but this innovative solution that's coming out of, say, I don't know, हक्कर, ठीक है, इसको अगर आप अगली पॉलिसी रिव्यू में अगर आप इसको पाकिस्तान वाइड इम्प्लीमेंट करेंगे तो we'll get to our goals quicker or we might have to change our goals. I'm sorry it took a little time to explain this, but this is the attribute that is common in Poland, in Kazakhstan, in Vietnam, and now in Indonesia. वो जो उन्होंने सिस्टम रीडिजाइन किया ना, उन्होंने ये किया कि जो लोएस्ट लेवल ऑफ गवर्नमेंट है, इट्स बिकम एक्सट्रीमली ऑटोनमस एंड very responsive. Indonesia has done that by having democratic local governments. Kazakhstan has done that by appointees, जो वो अपॉइंट करते हैं, फिर आप उनको वोट कर सकते हैं. Vietnam selects them. ठीक है? And Poland has a completely democratic. So basically, what you're trying to say is either you have वो ये ना डेमोक्रेसी तो हमारे पास थी ही नहीं, तो अगर डेमोक्रेसी आ गई मैजिकली, तब तो वैसे ही हम कह रहे हैं कि निज़ाम नया ही कोई आ रहा है बिकॉज वो तो डेमोक्रेसी है, बट वो मैजिक डेमोक्रेसी कब आती है, कैसे आती है, वी डोंट नो. Alternatively, if there is a authoritarian set of people who are very actively trying to retain their authority that they feel like is slipping away from their hands, तो ऑन सम लेवल उन्होंने कंसेशंस देने हैं, और वो कंसेशंस कुड पोटेंशियली देन बी दिस के जिसमें वो डिस्ट्रीब्यूशन करें और लोगों की जो पर्सनल प्रॉक्सिमिटी के अंदर जिस 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 चीज़ से वो इंटरैक्ट करते हैं वो कम से कम उनके हवाले कर दें कि यार तुम्हारा गली, तुम्हारा मोहल्ला, तुम्हारा नेबरहुड, तुम्हारा शहर, तुम्हारा डिस्ट्रिक्ट. वो अभी पिछले दिनों एक तस्वीर भी बड़ी वायरल हो रही थी ऑन ट्विटर. आई डोंट नो हु मेड इट, बट दे बेसिकली सेड जी 29 और 30 डिफरेंट प्रोविंसेस इन पाकिस्तान. तो आप प्रोविंसेस में बांटें उसको, फिर आप लोकल इफेक्टिव लोकल बॉडी सिस्टम्स ले आएँ और आप उनको कहें कि यार तुम अपनी दिल की भड़ास उस पे निकालो. क्योंकि उससे तुम जब निकालते हो दिल की भड़ास, तुम्हें डायरेक्टली रिजल्ट जनरेट होता है एजुकेशन में, हेल्थ में, इसमें उसमें. एंड लेट अस फोकस ऑन एरियाज जो कि डायरेक्टली, मतलब डिफेंस है, फॉरेन पॉलिसी है, ये है, वो है, तो उसके ऊपर डायरेक्टली तुम्हें इम्पैक्ट नहीं पड़ता, तो तुम शोर भी नहीं डालोगे इफेक्टिवली, राइट? सो इवन द अथॉरिटेरियन regime or node or actors need to sit down on the table and reimagine how they would like to exert their authority, because the current, and you mentioned rightly so, access to information, right? What's changed is not PTI who has magically nazil hui hai. It's the private media that Musharraf gave us, and the the internet that came in 2013, 2014. That access to information has now just changed the way that people want to live their lives and how they see कि यार मैं ऐसा, मतलब मुझे कभी कभार मुझे बड़ा अजीब होता है, खासकर जब मैं पाकिस्तान में था, कि टिकटॉक, इंस्टा, आई वाज ऑन ऑल ऑफ दीज प्लेटफॉर्म्स, और सम ऑफ दीज पीपल दैट वुड कमेंट, मैं उनकी जाके प्रोफाइल देखता था तो वो किसी गांव में होते थे. आप उनको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें ना, आपको रियलाइज होता था कि इनका मंथली इनकम 15-18 हज़ार रुपए है, राइट? ये वो कुछ उगाया और उसमें से बाटर शाटर करके वो आगे ले गए. और फिर आप देखते थे कि यार आप हार्डीज जाके 2,500-3,000 रुपए का बर्गर खा रहे हैं, और वो जो बंदा है ना, वो पहले तो खुश रहता था अपने गाँव में, लेकिन अब जब वो देख रहा है कि ये इस्लामाबाद का शहरी जो है ये 3,000 रुपए का हार्डीज का बर्गर ले रहा है, उसको ये छोड़ देता है, उसके बाद ये कंप्लेन करता है रैंडम चीज़ों के बारे में, तो द डिस्क्रिपेंसी इज़ सो हाई कि मुझे वाक़ई फ़ील होता था कि यार मैं तो, ये एक टाइम आएगा जब एक रेला आएगा और ये हमें खाता हुआ ले जाएगा, बिकॉज़ आई फेल्ट गिल्टी. हालाँकि मेरी कोई गलती नहीं थी, मैं एक लीगल सिस्टम को फ़ॉलो कर रहा था, लेकिन अब वो जो है ना, वो ब जो बिकॉज़ ऑफ द कनेक्टिविटी, आई वुडन्ट इवन से एक्सेस टू इन्फॉर्मेशन, बिकॉज़ ऑफ दैट कनेक्टिविटी, एकदम से एहसास ऑफ द डिस्पैरिटी बिकेम वेरी अपैरेंट. ओह! मेरे मुझे भी था और वो उनको भी हो रहा होगा, आई एम श्योर. Because the world over, the world, yeah, or yeah, again,
Pakistan's not unique. This is happening to everybody in the world. Okay? Everybody's going through this. Now, how is everybody else reacting? कुछ ममालिक जो है वो पाकिस्तान की तरह रिएक्ट कर रहे हैं, कुछ ममालिक जो है वो कॉम्प्लेक्स तरीके से रिएक्ट कर रहे हैं, खासतौर पे अथॉरिटेरियन कंट्रीज, वियतनाम एंड चाइना आर रिएक्टिंग टू दिस इन अ डिफरेंट वे. फिर हम उनके रिएक्शन को समझ नहीं पाते हैं और हम समझते हैं कि जी ये जो है ना तो क्लैम्प डाउन कर रहे हैं, ठीक है, तो हम भी क्लैम्प डाउन करेंगे तो हो जाएगा. तो वही वाली बात कि वी रीडिंग फ्रॉम द रॉन्ग बुक्स ना, राइट. स्किल सेट ही नहीं है, तो क्योंकि स्किल सेट नहीं है तो वी मेकिंग द रॉन्ग चॉइसेस है. हुआ ये है कि फ्रॉम a world that was not functional in terms of systems functions, but in terms of governance models, a world that was आप कर ले pigeon holes थी, ठीक है, ये लोग हैं यहाँ पे रह रहे हैं, इनको इसी चीज का पता है, and that's it. From that, over the space of about 2 decades, you've turned into a world that is networked. Okay? If there's a protest about, I don't know, farmers' rights in Kansas, that guy sitting in Vihari has access to that. अब उसको समझ कितनी आती है वो और बात है, but he has access to it. You can no longer tell that Vihari guy कि नहीं तेरी इतनी उम्मीद होनी चाहिए और तेरी इतनी एस्पिरेशन होनी चाहिए. You can't do that anymore. You're in a networked world, which means your governing structures need to react and they need to incorporate the existence of this network. हम पाकिस्तान में एक चीज हमें बहुत अच्छे तरीके से आती है, and that is to turn away from reality. हम समझते हैं कि किसी चीज के हम माने ही ना कि वो एग्जिस्ट करती है तो बस नहीं करेगी, ठीक है. कोई मुल्क है हम नहीं मानते तो बस नहीं मानते, कोई वाइस है हम जी बस बैन कर दिया खत्म हो गई. जिस तरह भी आपने पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट की बात की, I get a lot of criticism from those guys because of what I've written about them. मगर आपके स्टेट ने उसका रिएक्ट क्या किया? आपका स्टेट अब ये प्रिटेंड कर रहा है कि जी हम इसको बैन कर देते हैं, नो लॉन्गर थ्रेट, ठीक है, विल क्लैम्प डाउन, खत्म. जो उसके पीछे जो सारी आप करने के मुहर्रिकात हैं which gave rise to it, they don't disappear just because कि आप कह देते हैं कि मैं नहीं मानता, ठीक है. And the same is with with India, with Israel and so on. Everything. आप आंखें बंद कर लें तो मसला खत्म नहीं होता. You can no longer do this in terms of governance as well. You need to incorporate networks within your government, which means कि आपको, I mean, there was a while ago, a decade ago, I wrote, because of personal affinity, I'd written about how you could do this in Mardan and how that can then become a template for the rest of the country. मर्दान डिस्ट्रिक्ट की गवर्नमेंट को आप अगर ऑटोनोमस कर देते कि आप लोग अपनी हुकूमत चुने डिस्ट्रिक्ट की, एवरीथिंग टू डू विद द डिस्ट्रिक्ट विल बी सॉल्व्ड बाय योर डिस्ट्रिक्ट, और जो आपने सॉल्व करना उसके लिए पैसे रेज करें जी, ठीक है. स्टॉप लुकिंग एट अस, रेज मनी, आप अपने लोकल टैक्सेस लगाएं, आपने प्रॉपर्टी पे लगाना टैक्स लगाएं, नहीं लगाना ला लगाएं. मगर इफ यू डोंट हैव स्कूल्स देन इट्स योर प्रॉब्लम, नॉट माइन, ठीक है. अगर आपने एक ही मोहल्ले में 15 मस्जिदें बनानी है, एक भी प्राइमरी स्कूल नहीं बनाना, यू विल सफर फॉर इट. अब ये मेरा जिम्मा नहीं, ठीक है. एवरीथिंग टू डू एट द प्राइमरी लेवल इज योर्स. इफ यू डोंट हैव प्राइमरी हेल्थ केयर, यू डिडंट डू इट. उससे ये है कि आई मीन बीइंग अ लिटिल समराइजिंग, ठीक है, because that was a very long paper, I think 10 or 15,000 words or whatever. So, डिस्ट्रिक्ट मर्दान के जितने मसले हैं वो डिस्ट्रिक्ट मर्दान सॉल्व करें, ठीक है. अगर मैं मर्दान में किसी इलाके में रहता हूँ, किसी गांव में रहता हूँ, आप रहते हैं शहर में, हमारा कोई मसला होता है, the jurisdiction is Mardan. The only courts that should be involved should be Mardan's courts, ठीक है ना. मैदान से बाहर किसी चीज कोई इन्वॉल्वमेंट ही नहीं है तो आप क्या कर रहे हैं? I should have a main court, then I should have an appellate court, and I should have a supreme court, ठीक है ना, highest authority in the district. खत्म करो मेरे मामले को. पुलिस है, मर्दान की पुलिस है, मर्दान के लोग,
whatever the process and so on is of promotion, it's ours. You need to create those network hubs. अब ठीक है, ऐसे कई मसले हैं जो मर्दान की jurisdiction से बाहर होंगे. मेरा मसला हो सकता है with somebody sitting in Sawabi, somebody sitting in Sawat. हो सकता है. Then you need a system, a mechanism to deal with that. आप ये कर सकते हैं कि मर्दान डिस्ट्रिक्ट, which is an autonomous district and its own, उसके इर्द गिर्द के जो 4 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उनको आप क्लम टुगेदर करके आप उसको प्रोविंस का नाम दे दें, डिवीजन का नाम दे दें, whatever. वो कर दें आप. And you have that middle tier, the management middle tier. ठीक है, जो ब्यूरोक्रेसी डिस्ट्रिक्ट की है वो डिस्ट्रिक्ट की है. It's under the authority of the district. बाहर से कोई बंदा कुछ नहीं कर सकता. Any problem that is between the district Mardan and its surrounding 4 districts will then go to these managers. ये आप हैं, institutions है, आपका है, आप इसको करें. Any issue that is nationwide, ठीक है, भाई हो सकता है. आप फर्ज करें आप in, I mean, we have a plan since I think 1967 for inland navigation of rivers. वो हम रिपोर्ट रिसाइकल करते रहते हैं. तो that's one कि कल्पानी रिवर के ऊपर अगर आप कुछ करेंगे या सवात रिवर के ऊपर कुछ होगा तो it will affect a lot of people all the way down to the delta in Karachi. So this requires same arbitration, same management, but at a national level. ठीक है. So you get your 3 tiers. होता इसमें यह है कि मर्दान का जो शहरी है उसको ये पता है कि मेरा जो भी मसला है वो मर्दान के अंदर ये इंस्टीट्यूशंस जो है ना इतने अरसे के अंदर या हल करेंगे या खराब करेंगे. हल करेंगे तो मैं इनको वापस लेके आऊंगा, खराब करेंगे तो मैं किसी और को लेके आऊंगा. ठीक है. तो वो जो डिस्कंटेंट और फ्रस्ट्रेशन विद द फेडरल गवर्नमेंट होता है ना, विद पाकिस्तान, वो नहीं. निजाम से आप डिस्कंटेंट नहीं होते क्योंकि आपकी इमीडिएट नीड्स कवर हो रही. So again, we can probably at a later date discuss this. Again, there's something called the Democracy Perception Index. I would urge people to have a look at that because they look at a lot of things, but one of the things they look at is democracy deficit. कि किसी मुल्क में लोग कितने फीसद ऐसे लोग हैं जो समझते हैं कि what they are living under is a democracy, और कितने फीसद ये समझते हैं कि हमें और चीजें करनी है in order to become a democracy. See? The democracy deficit is the difference between these two. आप एक किस्म का आप डिस्कंटेंट को क्वांटिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं. कितने लोग समझते हैं कि हम एक डेमोक्रेसी में रह रहे हैं मगर हमें और चीजें चाहिए ताकि हम डेमोक्रेसी बने. ठीक है. तो अभी हम एक इम्परफेक्ट डेमोक्रेसी, तो वो जो डेफिसिट है वो कैलकुलेट करते हैं. People get so surprised that some of the countries at the top of that list are not what we would consider democracies. Okay. China and Vietnam, and UAE and Saudi Arabia as well, but mainly China and Vietnam, they consistently rank amongst the top 5 to top 7. Okay. Some years they rank the top 2. Now, अगर आप आम बंदे से पूछेंगे कहीं पे भी, पाकिस्तान में भी आप किसी पूछें कि चीन डेमोक्रेसी है या नहीं है, तो उसका जवाब होगा कि नहीं, सिंगल पार्टी स्टेट, अथॉरिटेरियन स्टेट है. So how is it that a majority of Chinese people think that it is? ये बात तो नहीं है कि वो सारे जाहिल गवार हैं. So that can't be the possibility. Something else is happening. And something else जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि autonomous local governments exist both in Vietnam and in China. They are extremely dynamic. They're driven by the people. उनकी immediate needs पूरी करने के लिए वो सर तोड़ मेहनत करते हैं. जरूरत पड़े तो वो सूबे से और फेडरल गवर्नमेंट से लड़ पड़ते हैं.
जिस शख्स की ग्रीवेंस को वो लोग सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो बंदा ये इस बिलीफ में होता है कि मैं एक जमहूरियत में रह रहा हूं, क्योंकि मेरी इमीडिएट नीड्स जो हैं वो ये मेरा चुना हुआ बंदा हल कर रहा है। ऊपर बैठ के यूनाइटेड स्टेट्स के साथ जो बंदा डिस्कस कर रहा है या कजाकिस्तान से जो गैस बंदा कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, इज नॉट माई उसका कंसर्न ही नहीं है बेसिकली, वो उसकी लोकल प्रॉब्लम्स को इतना ज़्यादा उसने सॉर्ट आउट कर दिया है कि वो बेसिकली अपनी ज़िंदगी में एज लॉन्ग एज वो कंफर्टेबल है ना, वो उतना ही कम सोचता है। पाकिस्तान में वही है ना, अपनी ज़िंदगी के मसाइल इतने ज़्यादा हैं कि हर पाकिस्तानी बैठ के पूरी मुस्लिम उम्मा को सॉर्ट करने के लिए बैठा हुआ है, बट अपना उसका ज़िंदगी सॉर्ट नहीं हो पा रही। आपने एवेन्यूज नहीं दिए ना। वो हाँ, बेचारा क्या करे, वो मिलते तरले करे आपके एमपी है कि फिर मिलते तरले करे किसी अफसर के, फिर none of them are there to serve them। ठीक है ना, मेरे लिए नहीं बैठे हुए। ठीक है, वो जो ऊपर है निजाम में, उनसे जो ऊपर है वो उनको सर्व कर रहे हैं। अगर उधर से कोई बात करे, इससे कह दे, फोन कॉल कर दे, तो शायद को मेरी बात हो जाए, तो फिर मैं भी उस बंदे को सर्व करना शुरू हो जाता हूँ। आपके फ्रस्ट्रेशन और डिसकंटेंट कैसे नहीं बढ़ेगी? वो एक पेट्रोनेज का निज़ाम है। सईद भाई, आई एम गोना रैप दिस अप एट द 1 hour 20 minute मार्क। नॉर्मली मैं घंटे पे इसको खत्म करने की कोशिश करता हूँ। Thank you so much for coming in and sharing all that insight. Based on your, this is a question that I generally ask all of my guests, but based on your study about systems and Pakistan, how do you see Pakistan of 2050, 26 years from now? Believe it or not, that question has been asked a lot। yeah, लोग ये सवाल पूछते हैं, खास तौर पे जब जरा निजी महफिलों में बैठते हैं, जरा खुल के बात कर रहे होते हैं, बंदे फॉरगेट कि मैं 3 स्टार जनरल हूँ या 4 स्टार जनरल हूँ या मैं फलानी चीज का मिनिस्टर हूँ और ये ब्यूरोक्रेट हूँ। निजी महफिलों में वो फिर ये फ्रैंकली पूछते हैं कि अच्छा हाँ, और डोंट होल्ड बैक। और जवाब इज, आई फाइंड दैट दे, मुझे ऐसा लगता है जैसे उनको अनसेटिस्फैक्टरी लगता है जवाब, क्योंकि वो क्विक फिक्स ढूंढ रहे होते हैं ना, कि आपको उनको कोई मैजिक फॉर्मूला बता दें कि बस ये 3 आयतें मैं पढ़ लूँ तो बस काम हो जाएगा, बस फूल दूँ तो ठीक हो जाएगा। तो वो काफी डिसअपॉइंट होते हैं जवाब से। सो लेट मी प्रिपेयर यू फॉर दैट। The answer is, in 2020, Pakistan could so easily be exactly where it is now. And at the same time, Pakistan could very easily be amongst the G20, a very functional country with an economic, might to nahi kahunga, magar an economic presence that will give you a seat at the table. You could be either. And the reason is, again, thoda sa confirmation bias yahan pe aa jata hai. Reason is, if you're going to change your system, redesign it to a system that's serving your populace, you will end up at the table amongst the countries that influence the world. अगर आप यही निज़ाम या इस निज़ाम को रिफॉर्म करके बदतर कर देंगे, तो आप इधर ही बैठे होंगे एंड नोबडी विल केयर। ठीक है, जब आपकी किसी चीज़ पे ज़रूरत पड़ेगी तो ऑल ऑफ अ सडन आपसे बातचीत हो जाएगी, वरना आप भी हैं और 150 और भी हैं। एक चीज़ मैं लोगों को बार बार समझाने की कोशिश करता हूँ कि देखें, खास तौर पे जब वो कहते हैं कि जी वक्त दें तो ये हो जाएगा, इवॉल्व हो जाएगा, पर कुछ समझाता हूँ कि देखें, you can't reform a bad system into a good system. The very best you can do is turn a bad system into a better bad system. Yeah. If you want to end up with a good system, you need to start with a bad good system. ठीक है, आप redesign करें, maybe it has 100 flaws in it. फिर उस flaws को आप reform करके उसको evolve करेंगे। A bad system does not evolve into a good system. It just, that whole idea is crazy. ठीक है, वो फिर मैं उनको किताबों के नाम पढ़ना शुरू हो जाता हूँ कि read this, read this, read this, read this. Stop saying this. क्योंकि as soon as somebody who actually knows about these things listens to you,
वो फिर स्विच ऑफ हो जाता है कि जी इस बंदे की सुनने की जरूरत नहीं है ना, because he doesn't know what he's talking about. You can't reform a bad system into a good system. It just doesn't happen. You need to redesign, and even if that redesign leaves you with a bad good system, you can reform it into a good system. So the starting point, your initial conditions are very important. Makes a lot of sense. Saeed bhai, I hope that we can see that reform happen. हालात तो मुश्किल ही लग रहे हैं, but Well, it's उम्मीद पे दुनिया कायम है. it's a choice that Saeed bhai, you can make. thank you so much for coming in and sharing all that insight. And for all of you guys, thank you so much for watching. मुझे comment section में आके बताएं what are your thoughts. क्या पाकिस्तान का निज़ाम बहुत bad system है या bad good system है या potentially good system है, हाँ. और हमको नज़र नहीं आ रहा. Maybe ऐसा भी हो सकता है. Maybe you're seeing something different. Let me know in the comment section below. I would love to see that. But anyways, this was Saeed Muzamil Hasan Zaidi. You were watching Thought Behind Things. Thank you so much for watching, and I'll see you in the next one. टीबीटी पॉडकास्ट सुनने का बहुत बहुत शुक्रिया. अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो हमें सिर्फ एक चीज चाहिए आपसे कि आप वीडियो को लाइक जरूर कर दें और सब्सक्राइब जरूर कर दें, क्योंकि इन नंबर्स को देख के हमारी बहुत हौसला अफजाई होती है. थैंक यू सो मच, एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन.